किसकी होगी कांग्रेस अध्यक्ष पद की कुर्सी? अब ममता के निशाने पर कौन सा नेता है? फिर क्यों घूम रहा है तेजस्वी का दोहा, यानी कि वही बीजेपी के 3 जमाई आईटी, ईडी, सीबीआई। खिलाड़ियों का ऐसा आदर जिसके लिए शर्मिंदगी भी कम पड़े। ये सारी खबरें आपने सुनी तो होंगी, लेकिन खबरों की तह तक जाएंगे हम, और इसके साथ ही एक पॉजिटिव स्टोरी भी जिसमें आपको दिखेगा 1 रुपए में नाश्ता और 10 रुपए में लंच। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं संजय मग्गू। और चलिए दिखाते सुनाते हैं आपको आज की कुछ ऐसी खबरें जिन्हें भीतर तक सुनना और समझना ज़रूरी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करते रहिएगा, और वही एक पुरानी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए पहले बात करते हैं उनकी जिन्हें आज कोई गिनता नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, विभिन्न खबरिया चैनलों में आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार खबरों का रुझान होता है, लेकिन हम सम्मान देते हुए पहले उन्हीं की खबर पढ़ देते हैं। कांग्रेस जो अपनी रही सही साख बचाने के लिए अब 150 दिन की भारत जोड़ो यात्रा में जी जान फूंक रही है, और पार्टी छोड़ चुके नेता हैं कि वो विपक्ष को दमदार बनाने में या विपक्ष की ताकत बढ़ाने में कोई असर नहीं छोड़ रहे। हालिया उदाहरण है पंजाब वाले अमरिंदर सिंह जी का, जो भाजपा के हो चले हैं। खैर, खबर यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। बेशक आप यह खबर कई दिन से सुन भी रहे होंगे, लेकिन पूरी खबर में सवाल यह है कि इस चुनाव के बाद नतीजों में कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन होगा या कांग्रेस को नया मुखिया कौन मिलेगा। इसमें जो आपको नाम सुनाई दे रहे हैं उनमें सबसे टॉप पर है, सबसे मुख्य अशोक गहलोत, और उसके साथ जुड़ गए हैं शशि थरूर। वही शशि थरूर G23 वाले, और इसके अलावा भी उनके नाम कई बार चर्चाओं में रहते रहे हैं। शशि थरूर अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने की तैयारी कर चुके हैं, और गहलोत इस लिस्ट में पहले से ही हैं। गहलोत सोनिया गांधी जी के और राहुल गांधी जी के बहुत करीबी हैं, उनके बहुत हितैषी हैं हमेशा से। और आपने देखा होगा जब भी कभी संकट में कांग्रेस आती है तो कांग्रेस के खेवैया या कांग्रेस के खेवनहार वही बनते हैं। और इस समय राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए या कांग्रेस का अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालने के लिए जब तक राजी नहीं हो रहे, तब तक अध्यक्ष पद की रेस में खुद अशोक गहलोत शामिल हैं। वैसे कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश तो पहले ही कह चुके हैं कि भैया जिसका मन करे वो आ जाए, बेझिझक चुनाव लड़े, सभी का स्वागत है। किसी को किसी से कोई परमिशन लेने की, किसी को अनुमति लेने की या संकोच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल थरूर जी ने इच्छा जताई है कि वो चुनाव लड़ेंगे, जिसके बाद इन कयासों का दौर गरमाया हुआ है कि अगर राहुल चुनाव नहीं लड़ते तो शशि थरूर की सीधी टक्कर अशोक गहलोत से होगी। हालांकि गहलोत राज्य की राजनीति छोड़ने में, यानी कि राजस्थान की पॉलिटिक्स छोड़ने के मूड में बिल्कुल लगते नहीं हैं, लेकिन कई दफ़ा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की जिम्मेदारियां संभालते उन्हें देखा गया है, इसलिए संभावनाएं हैं और हो सकता है कि वो अध्यक्ष पद संभालें, अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ें। लेकिन क्योंकि 7 राज्यों की कांग्रेस की इकाई राहुल गांधी को अध्यक्ष पद संभालने के लिए, अध्यक्ष पद पर देखने के लिए तैयार है, इच्छुक है, लालायित है, और लगातार राहुल गांधी से अपील भी कर रही है, तो ऐसे में हो सकता है कि यात्रा के दौरान जो कुछ पॉजिटिव मूड दिख रहा है राहुल गांधी का, शायद वो थोड़ा बदले और राहुल गांधी भी अध्यक्ष का पद संभालने के लिए तैयार हो जाएं। संभावनाएं जो भी हों, 10-12 दिन के अंदर यह सब सामने आएगा कि यात्रा में राहुल की छवि को लेकर जो सकारात्मक खबरें आ रही हैं उसका कितना असर पड़ता है। भले ही खबरें कम हैं, लेकिन सकारात्मक खबरें हैं ज़रूर। और फिर अभी यात्रा के 4.5 महीने बाकी है। इस 4.5 महीने में ऊँट किस करवट बैठता है, कांग्रेस की राजनीति क्या रंग लेती है, समय गर्भ में है। खैर, बैठेगा तभी देखा जाएगा। फिलहाल हम अगली खबर की तरफ रुख करते हैं, और खबर है ममता और मोदी जी की। मुद्दा है वही सेंट्रल एजेंसियां, केंद्र सरकार के हाथों अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल, जैसा तमाम विपक्ष कहता रहता है कि, लेकिन इस पर ममता बनर्जी ने कुछ ऐसा कहा है कि विपक्ष तो विपक्ष, खुद उनकी पार्टी भी सिर खुजलाने लगी है। ममता बनर्जी जी ने कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि बंगाल में सेंट्रल एजेंसियों द्वारा जो टीएमसी के नेताओं पर कार्रवाई की जा रही है उसके पीछे मोदी जी का हाथ है। सही सुन रहे हैं आप, यह शब्द ममता बनर्जी के ही हैं। वही ममता बनर्जी जिनका मोदी जी से 36 का आंकड़ा है, और उनका व्यवहार आपने चुनाव के दौरान देखा भी होगा, आपको भी तुरंत याद भी आ गए होंगे। लेकिन अब जब तमाम विपक्षी पार्टियां सेंट्रल एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर सीधे सीधे मोदी जी पर निशाना साधती हैं, सीधे सीधे मोदी जी पर हमलावर हैं, ऐसे में दीदी का यह कहना कि मोदी जी ऐसा नहीं कर सकते या नहीं करा सकते, बल्कि पार्टी का एक अलग तबका है जो अपने फ़ायदे के लिए ऐसा कर रहा है। पार्टी माने तो बीजेपी। वैसे यह बात कहकर ममता ने मोदी जी को क्लीन चिट तो दे दिया,
लेकिन फिर भी एक बड़ा सवाल है कि जैसे आरोप भाजपा पर लग रहे हैं, क्या उनके जिम्मेदार मोदी जी नहीं तो कौन है? खैर, ममता का निशाना है अमित शाह पर, क्योंकि उनका कहना है कि सीबीआई अब पीएमओ को नहीं बल्कि होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है। यानी कि जो कुछ एजेंसियां कर रही हैं वो सब, खैर आप समझ गए होंगे आगे मैं जो कहना चाह रहा हूँ। वैसे ममता के इस मोदी समर्थक बयान से अलग इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है जो कुछ अलग ही कहानी बता रही है, और इसमें पूरी भाजपा लिप्त नज़र आ रही है। आज ही का अखबार है और खबर का हेडर है, फ्रॉम 60% इन यूपीए टू 95% इन एनडीए, ए सर्ज इन शेयर अपोजिशन लीडर्स इन सीबीआई नेट। यानी कि पूरी खबर आप अखबार में इत्मीनान से पढ़कर समझ सकते हैं। लंबा चौड़ा आर्टिकल है। फिलहाल खबर क्या कहना चाह रही है वो हम समझा देते हैं। तो समझाते हैं तेजस्वी यादव के उस दोहे से। तेजस्वी यादव जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनका वो दोहा स्टाइल आपको याद होगा और बयान भी आपको याद होगा कि भाजपा के 3 जमाई आईटी, ईडी, सीबीआई। बस उसी दोहे को विस्तार में खबर समझा रही है। खबर बता रही है कि बीते 18 साल में यानी कि 2004 से 2022 कांग्रेस और भाजपा की सरकारों के दौरान करीब 200 नेता लोग सीबीआई की रडार पर आए, जिनकी गिरफ्तारी हुई, छापेमारी हुई, पूछताछ हुई। इन सभी दौर से गुजरे, लेकिन इस दौरान 80% से ज़्यादा नेता जो ऐसी कार्रवाई का शिकार हुए थे वो विपक्षी खेमे से थे। इन 18 साल यानी कि 10 साल यूपीए के और 8 साल एनडीए के, 2004 से 2014 के यूपीए शासनकाल के और 2014 के बाद अभी तक एनडीए के सत्ता में आने के बाद से अब तक जो ट्रेंड बना है वो एक आध को छोड़ दें तो बाकी सब नेता विपक्ष के हैं। ऐसा ये आर्टिकल कह रहा है इंडियन एक्सप्रेस का। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बता रही है कि अभी यानी कि एनडीए के दूसरे कार्यकाल में 124 राजनेता हैं जो सीबीआई के शिकंजे में हैं, जिनकी जांच या कार्रवाई जारी है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से 118 चेहरे जो हैं उनमें से विपक्ष से हैं और मात्र 6 चेहरे भाजपा के हैं। जबकि यूपीए के कार्यकाल में यानी कि जब कांग्रेस सत्ता में थी 2004 से 2014 के बीच, उन 10 सालों में 72 राजनेताओं पर सरकारी एजेंसियों ने कार्रवाई की थी। जिन नेताओं पर कार्रवाई हुई थी उनमें 43 विपक्ष के थे और 29 यूपीए यानी कि कांग्रेस या उसके सहयोगी दल। दोनों आंकड़ों को बराबर रखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि शायद यही वो अंतर है या यही कुछ वजह है जिनके चलते कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पिंजरे का तोता जैसी संज्ञाएं पाने वाली सीबीआई को अब 3 जमाई जैसी संज्ञाएं दी गई हैं। कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, हर विपक्षी दल सरकारी एजेंसियों की उनके नेताओं पर कार्रवाई के बाद निशाने पर है और अपना गुस्सा भाजपा पर निकाल रहा है। सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जानबूझकर उनके नेताओं को फंसाने के लिए ये सब पैंतरे अपनाते हैं। अभी एनडीए के दूसरे कार्यकाल में भी 1 मुख्यमंत्री और 12 पूर्व मुख्यमंत्रियों सहित 100 से ज़्यादा नेता सीबीआई की रडार पर हैं। अब यह आर्टिकल एनडीए 2 के दौर में विपक्षी नेताओं की प्रतिशत यानी कि 95 कैसे कैसे हुआ वो बता रहा है, वो भी इसमें समझाया गया है। मैं पर्सनली आपसे कहना चाहूँगा कि ये आर्टिकल ज़रूर पढ़ें और खुद एनालाइज करें, विश्लेषण करें कि लगातार भारतीय जनता पार्टी पर लग रहे आरोप कि सरकारी एजेंसियां केंद्र सरकार का पपिट हैं, यानी कि वही पिंजरे का तोता, वो कितने सही और कितने गलत। क्योंकि ऐसा दौर जब देश के करीब 15 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, सैकड़ों सांसद हैं, हजारों विधायक हैं, मात्र 6 चेहरे जिन पर दाग के छींटे पड़े, ये अधूरा सच है या अधूरा कहें या इसको होना पोना सच जरा हजम नहीं होता। खैर, मोटा मोटी आर्टिकल का सार यह है कि अगर आप राजनेता हैं, इस वक्त विपक्ष में हैं और अगर आप पर सीबीआई, ईडी या आईटी की नज़र पड़ गई तो कार्रवाई शुरू होने से पहले पाला बदल लो। बिना सबूतों गवाहों के आप पाक साफ निकल जाएंगे, नहीं तो जो चल रहा है आगे आप भी इसका हिस्सा बनेंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा, इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में है। वैसे ऐसा ही एक आर्टिकल कुछ वक्त पहले द टेलीग्राफ में भी छपा था। उस आर्टिकल का हेडर था, इन रिपब्लिक ऑफ रेड्स आल नो हुज नेक्स्ट एज एजेंसीज हाउ टारगेट्स। टेलीग्राफ ने भी इस आर्टिकल में आंकड़ों के साथ बाकायदा भारत का नक्शा छापकर विपक्ष शासित प्रदेश, विपक्ष शासित चेहरे चिन्हित कर वहाँ क्या क्या कार्रवाई कब कब एजेंसियों द्वारा की गई सब समझाया था। ये आर्टिकल 25 अगस्त का है। पढ़ना चाहें तो सेम टाइटल डालकर आप इसे अपने फ़ोन या लैपटॉप पर पढ़ सकते हैं। ऐसी खबरें छपती रहती हैं, घूमती रहती हैं, कोई पढ़ता है कोई नहीं पढ़ता, क्योंकि जो बोलते हैं वहाँ तो ये सब चलता नहीं, तो ज़्यादा आवाम तक ऐसी खबरें, आर्टिकल पहुँचा नहीं पाते। खैर, चलिए रुख करते हैं अगली खबर की तरफ, और यह खबर आपको ये सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि हमारा देश कितना विकसित हो चुका है और कितना और होना चाहिए। पहले तस्वीरें देखिए।
भारत की ही तस्वीरें हैं और उस राज्य से हैं जहाँ राम राज्य की तर्ज कही जाती है, यानी कि योगी जी का उत्तर प्रदेश। ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है किसी को टारगेट करने का, लेकिन आपकी सरकार है, आपका प्रशासन है, आपकी व्यवस्थाएं हैं, तो फिर ऐसी लचरताएं आखिर क्यों? दरअसल उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में कबड्डी खिलाड़ी सब जूनियर चैंपियनशिप में हिस्सा लेने पहुंचे, जहां इन खिलाड़ियों के लिए खाना रसोई घर या किसी पंडाल के नीचे नहीं बल्कि स्विमिंग पूल में तैयार हुआ। और रखा कहाँ गया, ये तस्वीरें बता रही हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय जमकर वायरल हो रहा है। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो स्पोर्ट्स ऑफिसर अनिमेश सक्सेना को सस्पेंड किया गया, जिलाधिकारी की जांच बिठाई गई। अच्छा, यह नया ट्रेंड चल पड़ा है सोशल मीडिया पर, जब तक कुछ वायरल ना हो तब तक एक्शन नहीं होता। पीड़िता का बयान वायरल हुआ, FIR होती है, जाँच होती है, किसी की गलती, लापरवाही या क्राइम का वीडियो वायरल हो तो प्रशासन हरकत में आता है। अधिकारियों के सस्पेंशन से लेकर इन्वेस्टिगेशन और प्रोसेस एक्टिव सब होती हैं। गजब की पावर है जनाब सोशल मीडिया में। जब तक नहीं था, ना जाने कितने ही मजलूम शायद न्याय से वंचित रहे होंगे। कितनों के मामले तो ये सोशल मीडिया ने ही सॉल्व किए होंगे। अच्छा है, फिलहाल दिल दुखा रही हैं तो ये तस्वीरें। हाँ, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए कहा है कि जो भी जिम्मेदार ऑफिसर और ठेकेदार होगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जो भी कॉन्ट्रैक्टर आरोपी होगा और जो भी अधिकारी इस पर है, मैंने पिछले कल ही उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा है और उस कॉन्ट्रैक्टर को भी भविष्य के लिए ब्लैकलिस्ट करने के लिए निर्देश दे दिए। लेना भी चाहिए, ताकि फिर किसी नए रूप में ऐसी तस्वीरें देश की तस्वीर को ना बिगाड़ सकें। खबरें और भी हैं जिनके भीतर की असली खबर से आप बेखबर नहीं होने चाहिए, लेकिन समय की कमी है, इसलिए जाते जाते आपको एक पॉजिटिव स्टोरी जो महंगाई की मार के बीच दिल को सुकून देती है और शीतल सांसें देती हैं। अम्मा की रसोई, जहाँ सिर्फ 1 रुपये में नाश्ता और 10 रुपये में लंच मिलता है। अम्मा का वास्तविक नाम है पूनम सिंह और जो ख्वाहिश नाम की फाउंडेशन की अध्यक्षा हैं, इस अनोखी, सस्ती, स्वादिष्ट रसोई को चलाने का बीड़ा उठाए हुए हैं। अम्मा की यह रसोई मुंबई के कल्याण रेलवे स्टेशन के पास चल रही है। पूनम ने कोरोना काल में सस्ती और स्वादिष्ट रसोई की शुरुआत करने का फैसला लिया था और 7 सितंबर को इसकी शुरुआत भी कर दी। जिस दिन अम्मा की रसोई शुरू हुई उसी दिन से चर्चाओं में है, क्योंकि इस रसोई का बना हुआ खाना रोज़ाना 500 से ज़्यादा लोग खा रहे हैं। पहले ही दिन यानी कि 7 सितंबर को भी अम्मा की रसोई में 250 से ज़्यादा लोगों ने खाना खाया और महज सप्ताह भर में यह रसोई सुर्खियों में आ गई। आज यहाँ 500 से ज़्यादा लोग रोज़ पेट भर खाना खाते हैं। और अंत में खास बात जो शायद आपके मन से भेदभाव का कांटा निकाल फेंके, पूनम किन्नर समुदाय से हैं, जो अपनी 7 किन्नर सदस्यों सहित 12 लोगों के साथ इस रसोई का संचालन कर रही हैं, इस रसोई को चला रही हैं बिना किसी सरकारी एजेंसी या राजनेता के आर्थिक सपोर्ट के। खर्च मैनेज होता है ख्वाहिश फाउंडेशन के सदस्यों द्वारा दिए जाने वाले प्रति व्यक्ति 1 रुपये के दान से और कुछ संगठनों के खाद्यान्न के दान से। एक ऐसा समुदाय जिसे हम सब भेदभाव और हीन भरी नज़रों से देखते हैं, उसी समुदाय के कुछ लोग खुद को खास मानने वाले समाज के हर बाशिंदे को इंसानियत की साफ़ सुथरी, सरल और दिल छू लेने वाली परिभाषा सिखा रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी खास खबरों के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए,
साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।